तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि माउंट मैकिनले किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर माउंट मैकिनले की बात की गई है, तो ये सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत अगर हम बात करें तो ये है आपका माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले की जगह अगर यहाँ पे माउंट डेनाली लिखा होता तो ये भी बिल्कुल सही होता। तो दोनों ही इसके नाम सही हैं, माउंट मैकिनले एंड माउंट डेनाली। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए दक्षिण अमेरिका, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा अकांकगुआ, तो ये ध्यान रखना है। यूरोप में जो सबसे ऊंचा पर्वत है तो ये है एल्ब्रस, ये ध्यान रखना है। और अफ्रीका की बात करें तो इसमें है किलिमंजारो, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे माउंट मैकिनले, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। तो कहवा पात्र की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राजील। और यहाँ पे जो कहवा पात्र है इसको कहा जाता है फजेंडा, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें तो ये ब्राज़ील में होती है। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे वियतनाम, और उसके बाद आता है कोलंबिया। तो ये भी तीनों आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ये है एशिया, ऑप्शन नंबर ए। एशिया के बाद जो सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो ये है एशिया और सबसे छोटा तो ये है ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर हम इनको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो कुछ सीक्वेंस ऐसा बनेगा, पहले नंबर पर आएगा एशिया, फिर आएगा अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कई बार अरेंज करने के लिए भी दे देते हैं, तो सीक्वेंस भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भूमध्य सागर किन 2 समुद्रों के बीच में स्थित है। तो देखिए भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, तो आप लोकेशन देख सकते हो, ये किसी भी और मतलब कह सकते हो कि समुद्रों के बीच में स्थित नहीं है। इधर भी आपको देखिए सारी कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, इधर भी आपको कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, तो ये खुद में क्या है, एक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है, तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जो अलग करे या फिर जोड़े आप कह सकते हो, ये क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ही है। क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता, अगर किसी को अटलांटिक से होके मेडिटेरियन सी में आना है तो सिर्फ यही रास्ता बचता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस के बीच में है, स्पेन और मोरक्को। तो यहाँ पर पूछा है भूमध्य सागर किन 2 समुद्र के बीच में है, तो ध्यान रखना ये खुद में ही एक सागर है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी कि ब्लू प्लैनेट, तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। अब इसके पीछे इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, पीछे का रीज़न तो मोस्टली सबको पता ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है और पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से ही इसको ब्लू प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, यानी कि इसको नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए शनि के पास सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह स्थित है, मतलब उपस्थित है फिलहाल। मार्स की बात करें तो उसको रेड प्लैनेट के नाम से कहते हैं, और शुक्र की बात करें तो उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो ये लगाता है 27.3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए चंद्रमा जो है वो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया और ये भी न्यूज़ में भी था, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ और हमने वीडियो भी बनाई थी। किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, तो उसके लिए न्यूज़ में था, ये भी ध्यान रखना है। इसकी लॉन्चिंग डेट, कब ये लॉन्च हुआ, कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो ये मैं आपको एक क्विक बता देती हूँ। तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई में और ये लैंड हुआ है 23 अगस्त को, और इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। ठीक है, अभी ये डिक्लेयर हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा। और कहाँ पर गया है ये, साउथ के मतलब जो मून है उसके साउथ पोल पर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है,
हेली धूमकेतु की अवधि ये क्या है, यानी कि कितने वर्षों के बाद ये दिखाई देता है और अब कब दिखाई देगा? तो देखिए लगभग 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देता है। लास्ट टाइम जो दिखाई दिया था वो था 1986 में, और अब जो नेक्स्ट दिखेगा वो दिखेगा 2062 में। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे ना पूछ के आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपको प्रिपेयर रह के चलना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के ऊपर, जैसे सपोज यहाँ पे आपका भूकंप है, इसके ऊपर का जो सेम ये पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एपिसेंटर। ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ट्राई करें कि इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली इंग्लिश में ही टर्म को लिख देता है। तो देखिए एपिसेंटर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ओजोन वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें मौजूद होती है? तो ओजोन की बात करें अगर हम, तो वायुमंडल की कौन सी परत में होती है? तो ये होती है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी। अब समताप मंडल ये कहाँ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है स्ट्रेटोस्फेयर, और यहीं पे मौजूद होती है ओजोन। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और ये हमें किस चीज़ से बचाती है? जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर डायरेक्टली यूवी रेज हमारी स्किन पर आती हैं तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी हाल ही में देखा गया है कि अंटार्कटिका और एक दो प्लेस और है, वहाँ पर होल देखा गया है, और इसीलिए हमें अपना जो भी कंजप्शन है, जिसकी वजह से जो ये ओजोन डिप्लेशन होता है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। स्पेशली ये होता है CFCs की वजह से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 16 सितंबर को ओजोन डे बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा है ओजोन वायुमंडल की किस परत में है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी की बात करें तो ये विज्ञान है भूकंप का। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी PDF है करंट अफेयर की, जो कि लॉन्च हो चुकी है हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। इसको वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हो। पिछले 8 महीने का पूरा कंपाइलेशन इस PDF में दिया गया है, और ये जो PDF है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। और जितना भी इसमें कंटेंट है वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, और काफ़ी यूज़फुल ये कंटेंट हमने प्रिपेयर किया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था किसके द्वारा? ये था एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये किसने दी थी? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी गई थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इनका मानना ये था, इनका मानना क्या, पहले से हम जानते हैं कि देखो पूरा जो लैंड था, जो अभी हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं अलग अलग, ये पहले सभी एक ही हुआ करते थे, जिनको हम किसके नाम से जानते थे? पेंजिया के नाम से, और इसको हम कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये सब एक ही हुआ करता था, जो कि एक सुपर महासागर से घिरा हुआ था, जिसको पेंथिलासा कहते थे। अब धीरे धीरे चीज़ें हुई, नीचे हमारी प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट हुआ, और ये यहाँ पे जो है फोल्ट लाइंस बनी, और ये अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो बट गए। बाद में इन कॉन्टिनेंट्स की डिस्कवरी होती है, और फिर इनको नाम दे दिया जाता है अलग अलग इनके अनुसार। तो आपको ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन की बात करें तो ये स्थित है, देखिए, कृष्णा नदी पर। याद करने की ट्रिक मैं आपको बताई थी, आप इसको नाग से रिलेट कर सकते हो। आपने कभी अगर कृष्णा मतलब एपिसोड देखा होगा तो उसमें एक सीन आता है जिसमें गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और वो बोल जाती है समुद्र में, तो वो नाग बाहर निकलते हैं, कुछ इस तरीके से सीन है। तो वैसा आप याद रख सकते हो कि नागार्जुन सागर ये है आपका कृष्णा नदी पर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और कृष्णा नदी पर एक बांध भी है जो कि अलमाटी बांध है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। तो देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन की बात करें तो ये है आपका कहाँ पर? ये है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी नदी पर है, आपसे ये पूछा गया है। तो नदी की अगर हम बात करें तो ये है आपका सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर दुलहस्ती ना, हाँ सॉरी, ये चिनाब नदी पर है।
ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, और वो भी कहाँ पर? किश्तवाड़ एक जिला है, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और किश्तवाड़ वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन ये कौन सी नदी पर है? तो ये है चिनाब, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये किस नदी पर है? तो ये है आपकी बेतवा नदी पर। अभी यूपी में यूपी पैट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? तो इन दोनों के बीच में जो झील स्थित है इसका नाम है हुसैन सागर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं हुसैन सागर झील, और ये जो स्टैचू लगा हुआ है ये किसका है? ये गौतम बुद्ध जी का है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो झील पानी प्राप्त करती है ये करती है मूसी नदी से। और हैदराबाद भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो स्टैचू है गौतम बुद्ध जी का, ये खड़ा है किस पर? जिब्राल्टर रॉक पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये जो दोनों है पंचगंगा और दूधगंगा, ये है सहायक नदी किसकी? कृष्णा की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी व्याना, कोयना, ये दो मैंने आपको बताई है, पंचगंगा और दूधगंगा। उसके बाद आपकी आ जाएगी मालप्रभा और घाटप्रभा, और एक है आपकी तुंगभद्रा। ये सभी क्या है? ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है।